Good morning, students, and welcome to the e-learning classes. And today we are going to start chapter 17, stars and solar system. इस चैप्टर में हम स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि जनरली स्टार्स के बारे में आप जानते हैं, स्टार्स को आपने स्काई में देखा हुआ है, तो पूरी डिटेल्स नॉलेज इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। सबसे पहले इस चैप्टर में बूझो और पहेली, दो बच्चे रहते हैं। अपने दादा दादी के साथ वो गांव गए हुए होते हैं गर्मियों की छुट्टी में, और रात को जब वो खाना खाने के बाद छत पर जाते हैं, तो वो जब छत पे स्काई को देखते हैं तो उन्हें एकदम क्लीन और नंबर्स ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं। वो सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। उनका नाम रहता है पहेली और बूझो। ठीक है, ये आपकी बुक में आपको समझने के लिए दिया गया है। तो पहेली और बूझो आपस में बात करते हैं कि इतना क्लीन स्काई उन्होंने अपने सिटीज में नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उन्हें उस तरह से उतनी दूर तक स्काई दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन गांव में क्या होता है कि लोग इतना आस पास घर नहीं होते, इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती, जिसकी वजह से स्काई को आराम से रात को वो पूरा देख सकते हैं। वो देखते हैं तो नंबर्स ऑफ स्टार्स, वहां पर सितारे जो हैं वो चमकते रहते हैं, और वो आपस में बात करने लगते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि ये स्टार्स हैं, और पूरा इस डिटेल स्टडी इस चैप्टर में आपको करना है। तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैंने बता दिया कि इस चैप्टर में हमको स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि सोलर सिस्टम के कौन कौन से मेंबर्स हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्स क्या होता है, मून क्या होता है, मून का सरफेस क्या होता है। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कैलेस्ट्रियल बॉडी, कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों बोल सकते हैं, या तो कैलेस्ट्रियल बॉडी अब या फिर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। इसको कुछ लोग सेलेस्टियल भी पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, जानना आपको यही है। ठीक है, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। यानी कि जो स्काई में नंबर्स ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, मून और अदर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्स जो ढेर सारे चमकते रहते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि मून क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो सन के रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, ब्राइट करता है। तो ये जो शाइनिंग होते हैं, यानी कि जब जो सन हमारा और अर्थ दोनों चक्कर लगाते रहते हैं, और हमारा मून भी उसमें चक्कर लगाता रहता है, तो सन जब अर्थ पर पड़ता है दिन में, तो यहाँ पर उजाला दिखाई देता है, और जब यही सन मून पर पड़ता है उसकी लाइट, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन, और उसकी वजह से हमें उजाला दिखाई देता है। इसके पास अपना कोई लाइट नहीं है, ये कैसा है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपनी लाइट नहीं है, ये सन के रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। तो मून भी क्या है, एक चमकता हुआ स्टार की तरह हमें दिखाई देता है। और ये मून जो होते हैं, ये हमें पहले एक ही शेप का नहीं दिखाई देता, पहले इसका इस तरह का शेप होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये बड़ा होता जाता है, मोटा होता जाता है, उसके बाद पतला हो जाता है, और मोटा होते होते, और एक समय ऐसा आता है 15 डेज में ये पूरा फुल मून बन जाता है। और इसी पूरे धीरे धीरे मून, उसके बाद जब नेक्स्ट 15 डेज क्या होता है, ये पूरा एक मंथ में ये होता है, यानी कि 1 मंथ में 2 फुल मून डेज होते हैं। यानी कि एक बार ये स्मॉल, छोटा छोटा पहले दिखाई, फिर बड़ा होता है, और एक बार ये कम कम दिखाई देता है, और एटलीस्ट ये एकदम दिखाई नहीं देता है। इन इंडिया नंबर्स ऑफ फेस्टिवल जो होते हैं, जैसे दिवाली हो गई और ईद हो गई, ये सारी चीजें इसके बेस पर मनाए जाते हैं। यानी कि जब मून दिखाई देता है तब ईद मनाई जाती है, यानी कि जब ये अंधेरी रात हो जाती है 15 डेज बाद, मून दिखाई नहीं देता, तो नेक्स्ट डे जब हल्का सा मून दिखाई देता है, उसी को देख के ईद। और जो अंधेरी रात, अभी फुल 15 मून डे, जब फुल मून डे दिखाई देने के बाद जो दिन आएगा, उसमें दिवाली मनाई जाती है, जिसको अमावस्या बोलते हैं हिंदी में। और जब एक महीने पूरा हो जाता है, फुल मून डेज हमें दिखाई देता है, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है,
phases of the moon. The various shape of the bright part of the moon seen during a month are called phases of the moon. यानी कि पूरे महीने में जो डिफरेंट शेप हमें मून का दिखाई देता है उसी को कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। और ये फेजेस ऑफ द मून जो है टू फुल, जिस दिन पूरा मून हमें दिखाई देता है उस दिन कहते हैं फुल मून डेज। यानी कि आज पूर्णिमा है और पूरा फुल मून हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं द मून सरफेस। मून का सरफेस कैसा होता है, वहाँ का बैकग्राउंड कैसा, जैसे हम यहाँ पर अर्थ पर रहते हैं वो भी एक प्लेनेट है, जैसे हम इस यहाँ पर अर्थ पे हैं वहाँ मून भी एक प्लेनेट है। तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पत्थर, पहाड़, यही सारी चीजें, वहाँ का जो सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा नीचा है, वहाँ पर रहने योग्य, वहाँ पर कोई एटमॉस्फियर नहीं है। द मून हैज नो एटमॉस्फियर, इट हैज नो वाटर, यानी कि वहाँ पर एटमॉस्फियर नहीं है, यानी कि वहाँ पर हम सांस नहीं ले सकते। वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो भी नहीं है। वो सन के पास अपनी ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से वो सारे प्लैनेट्स को अपने पास खींच कर रखता है, जिसकी वजह से वो उसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये मून के पास कोई एटमॉस्फियर नहीं है, जैसे हमारे यहाँ गैसेज हैं, हम सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसके बाद हमारे यहाँ ओजोन लेयर है जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज कम आ पाती है। हमारे पास एक अर्थ क्रस्ट है जिसके ऊपर हम आराम से चल फिर सकते हैं, घर बना के रहते हैं, सारी चीजें हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि हमारे पास वाटर भी है, लेकिन मून पर वाटर भी नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। तो क्या यहाँ पर लाइफ सर्वाइव हो सकती है? नहीं, यहाँ पर लाइफ सर्वाइव होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब वहाँ पर एटमॉस्फियर नहीं है, वाटर नहीं है, तो वहाँ पर कौन रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मून पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते, वहां पर कोई नहीं रह सकता। किसी को रहने के लिए एटमॉस्फियर की, वाटर की, ऑक्सीजन की, इन सारी चीजों की, ये हमारे एसेंशियल नीड्स है, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है द स्टार्स। नंबर्स ऑफ स्टार्स, जो हमें टिमटिमाते हुए तारे ढेर सारे स्काई में दिखाई देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। Constellation, the stars forming a group that has recognizable shape is called a constellation। यानी कि कॉन्स्टलेशन, स्टार्स जो होते हैं वो ग्रुप में, कोई 3 का ग्रुप बनाया, कोई 7 का ग्रुप बनाया, कोई 5 का, कोई 13 का, कोई 16 का, इस तरह से ग्रुप बना के और हमें जो रिकॉग्नाइज हो जाता है उसी को कहते हैं कॉन्स्टलेशन। नंबर्स ऑफ इस चीज को बहुत जो ज्योतिष वगैरह होते हैं वो इन सारी चीजों को इसके आधार पर कि पोल स्टार होते हैं कि इस तरफ ये स्टार है तो इस तरफ नहीं जा सकते, इस डायरेक्शन में अभी ये वाला स्टार उगा हुआ है, राइज है, तो इस तरफ नहीं जाना है। तो इस तरह के नंबर्स ऑफ अंधविश्वास जिसको बोलते हैं उस तरह से फैलाए हुए होते हैं। तो इस तरह का जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है और एक शेप का फॉर्मेशन करता है, वो शेप रिकॉग्नाइजेबल होता है, उसी को कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। अब हम नंबर्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन आपके बुक में दिया हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम अब कॉन्स्टेलेशन के कुछ शेप देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेलेशन आपके बुक में इसका शेप भी दिया गया है, तो आप वहां से भी क्लियरली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितने स्टार्स के थ्रू ये अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं और रिकॉग्नाइजेबल एक शेप देते हैं, जिसको हमने कॉन्स्टेलेशन कहा था, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ग्रेट बियर, जिसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं। इसका सप्तऋषि नाम इसलिए पड़ा, इसलिए एक ग्रेट पूरी स्टोरी है हमारे यहाँ हिस्ट्री में। तो यानी कि 7 ऋषियों ने मिलकर इसका रिकॉग्नाइज किया था और इसके नंबर्स ऑफ थिंग्स बताए थे कि बहुत सारी चीजों को, इसकी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उन सारी चीजों को उन्होंने बताया था। और इसमें 7 स्टार्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये 7 स्टार्स है। इसको ग्रेट बियर
या फिर सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। ये 7 स्टार्स मिलकर आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और नंबर्स ऑफ इस पे स्टोरी दी गई है। जो हमारे इस पे रिसर्च करने वाले थे उन्होंने बताया कि इसके क्या गुण हैं, ये अगर ऐसे होगा तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये होने वाला है ऐसा, इन सारी चीजों से बहुत सारे मतभेद होते थे और ये बताया गया। और इस स्ट्रक्चर्स को इसीलिए सप्तऋषि तारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ओरियन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार से मिलकर बना है। इसमें इस तरह से बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 स्टार्स आपस में लगे होते हैं और 2 बॉक्स में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैसियोपिया, यानी इसमें 5 स्टार्स होते हैं। ये 5 स्टार का एक ग्रुप होता है और इस तरह से अपना ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कैलेस्ट्रियल, ये एक हमारा कॉन्स्टेलेशन है, ये भी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ अ स्टार। क्लियर, उसके बाद ये पोल स्टार्स होते हैं। ये मोस्टली जो होते हैं, ये जो पोल स्टार होते हैं ये साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं दिखाई देते हैं, ये विंटर में दिखाई देते हैं रात के समय। और कुछ स्टार्स होते हैं जो अर्ली नाइट जैसे शाम को ही दिखाई देने लगते हैं, पोल स्टार्स, और कहीं कहीं होता है लेट नाइट में दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये अर्ली नाइट में शाम को, इसको शाम का तारा भी कभी कभी बोलते हैं। लेकिन ये मेनली जो है वो जो प्लेनेट है हमारा उसमें होता है। लेकिन ये पोल स्टार्स के भी ऊपर बहुत सारी कहानियां होती हैं कि ये स्टार्स अगर ऐसे हैं तो ये होने वाला, ये सारे बहुत सारे अंधविश्वास से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टेलेशन, सम कॉन्स्टेलेशन और भी आपके बुक में दिए होंगे और भी होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है हमारे हिस्ट्री से, वेदों से जुड़ी हुई, कि बताया जाता है कि ये स्टार्स के कुछ गुण होते हैं। जब ये स्ट्रक्चर्स बनता है तो क्यों बनता है, ये क्या आइडेंटिफाई करवाते हैं और किस चीज की तरफ इनका इशारा होता है, इन सारी चीजों के आधार पर इसका स्ट्रक्चर स्काई में बनता है। ठीक है, उसके बाद ओरियन, सीन ड्यूरिंग लेट इवनिंग। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर, इसको हंटर के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ओरियन का, यानी कि इसमें जो इस तरह का स्ट्रक्चर, ये हंटर की जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, और ये हमें लेट इवनिंग, शाम के समय ही दिखाई देते हैं ये स्टार। Cassiopeia. Cassiopeia is another prominent constellation in the northern sky. It looks like a distorted letter W और M, यानी या तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाए कि हमें W के फॉर्म में दिखाई देगा, या इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उल्टा, जिस शेप में ये बना लेंगे। अगर इधर से बनाएंगे तो जिस तरह से ये बनाएंगे, अगर ऊपर उधर से मिलके बनाए तो हमें यम की तरह का दिखाई देगा, अगर इधर नीचे की तरफ ये स्टार जुड़े होंगे तो हमें डब्ल्यू की तरह। तो जिस तरह से ये बनाते हैं उस तरह से ये स्टार हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक का एक पार्ट यानी चैप्टर का एक पार्ट हमने देख लिया, स्टार मून के बारे में, और कुछ जो हमारे कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट थे, कॉन्स्टेलेशन थे, उनके जो स्ट्रक्चर थे, उन सारी चीजों को हमने देखा। ठीक है, अब हम आगे के जो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, सोलर सिस्टम, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।